दोस्तों नमस्कार। ये साइंस की सीरीज का जो है ये अगला वीडियो है। आइए देखते हैं इसका पहला क्या नाम है, सवाल क्या है। तो ये सवाल है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान निम्नलिखित में से कितना होता है। आपको पता है कि क्या नाम है, हमें ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें जी का मान चाहिए। ग्रेविटी क्या होती है, एक आकर्षण बल होता है और उसको कैलकुलेट किस फॉर्मूले से करते हैं, तो उसको कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। तो जी बराबर क्या होता है, जी बराबर क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, ये यानी इसे डिस्टेंस स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो जी का मान है इसका मान कितना होगा, जी का मान कितना होगा वही इस सवाल में पूछ रहा है। तो इस सवाल में जो है जी का मान होगा हमारा ऑप्शन बी 6.67 गुणे 10 की घात -11। सीधे सीधे एक फैक्चुअल सवाल आएगा कि बताइए कि बच्चों की गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी का क्या मान होता है। तो 6.673 गुणे 10 की घात -11। ठीक है, आइए बच्चों सवाल नंबर 2 को देखते हैं। और सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाब का ऐसा ही मात्रक है। तो दाब का ऐसा ही मात्रक आपको ज्ञात करने के लिए दाब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो दाब का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ देखते हैं कि दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर होता है हमारा बल अपॉन क्षेत्रफल। ये होता है दाब का फॉर्मूला। बल अपॉन क्षेत्रफल जो होता है ये है दाब का फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि दाब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बल अपॉन क्षेत्रफल होता है दाब का फॉर्मूला। तो आपको पता है कि बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बल को हम लिखते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण यानी एम इंटू ए अपॉन क्षेत्रफल हो गया एरिया स्क्वायर। एरिया स्क्वायर तो आपको पता है कि जो द्रव्यमान को हम किस चीज में मापते हैं, तो केजी में मापते हैं। और त्वरण को किस चीज में मापते हैं, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। और क्षेत्रफल क्या है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर घट गया, तो क्या बचा हमारा केजी मीटर, नहीं केजी मीटर 1 और सेकंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा जो है दाब का मात्रक। ठीक है, क्या है दाब का मात्रक, केजी -1 और ये इसका जो है इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में है, तो ये कोई से भी ऑप्शन में नहीं है। या तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आपको पता है जो बल को है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर -2। ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन कौन से वाले उसमें है, तो ये है हमारे पहले वाले फॉर्मूले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए बच्चों देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा। वो कहना चाह रहा है कि एक पत्थर है और एक क्या है, और एक है हमारा कागज की शीट, यानी एक कागज है और एक पत्थर है। अगर हम उसको मान लो 10 मीटर की हाइट से छोड़ें या थोड़ी कुछ ऊंचाई से छोड़ें, तो क्या वो साथ साथ में गिरेंगे या अलग अलग गिरेंगे। तो कागज के कम द्रव्यमान के कारण वह पत्थर बाद में जमीन पर पहुंचेगा। कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुंचेगा। पत्थर पर लगने वाले अधिक गुरुत्व के कारण वह कागज से पहले पहुंचेगा। दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जो है, दोनों एक साथ पहुंचेंगे। क्यों क्यों आइए मैं इसको आपको समझाता हूँ। आपको पता है कि गति का समीकरण क्या होता है, एक गति का समीकरण ये होता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, 2as। ठीक है, 2as या इसे बोल दें हम 2gs बोल दें, क्योंकि अभी गुरुत्वाकर्षण के अधीन है। आपको पता है s जो होता है विस्थापन होता है, जो कि एक दूरी होती है। मान लो एक बिल्डिंग है वो 100 मीटर ऊंची है, 100 मीटर ऊंची है और ग्रेविटी हमारी लग रही है, हमारी मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रही है ना। और प्रारंभिक वेग शून्य हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर जो होता है प्रारंभिक वेग किसी वस्तु का शून्य होगा। मान लो यहाँ पे है भी वो वस्तु, उसका प्रारंभिक शून्य होगा, तो ये शून्य होगा प्लस 2gs। आपको पता है अगर, तो इसको v स्क्वायर बराबर 2gs ये ऐसे हो सकता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v बराबर जो है √2gs। तो आप इस फॉर्मूले में कहीं देखो, जो अंतिम वेग होगा उसमें कहीं द्रव्यमान का कोई है, द्रव्यमान का कोई रोल है। यहाँ पे तो सिर्फ ग्रेविटी का रोल है और क्या नाम है, हाइट का रोल है। तो दोनों की हाइट भी समान थी और दोनों पे लगने वाले जो ग्रेविटी है वो भी समान थी, यानी दोनों वस्तुओं जो है समान वेग से जो है नीचे पहुंचेंगी और समान समय में पहुंचेंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में तब पहुंचेंगी जब उस पर एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगा। तो इस सवाल में सीधे ये पूछा था कि क्या नाम है, जब छोड़ा जाएगा तो क्या वो किस स्पीड से पहुंचेंगी, कब पहुंचेंगी। तो दोनों जो है एक साथ जमीन पे जो है वो जमीन पे पहुंचेंगी।
कब पहुंचेंगी? एक साथ जमीन पे पहुंचेंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये बताने का प्रयास कर रहा है कि क्योंकि उस पे जो है घर्षण बल लगेगा, किसके ऊपर? कागज के ऊपर घर्षण बल लगेगा, तो घर्षण बल लगने के कारण जो है कागज थोड़ा लेट पहुंचेगा क्योंकि तैरता रहेगा। अगर घर्षण बल को हटा दिया जाएगा तो ये कंडीशन होगी कि दोनों एक साथ जमीन पे पहुंचेंगे। तो इस सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन जब सवाल आएगा तो उसमें ये लिखा होगा कि घर्षण सहित या घर्षण रहित। अगर घर्षण जब सहित रहेगा तो कागज लेट पहुंचेगा, और जब घर्षण की कोई बात नहीं कही गई होगी तो वो क्या नाम है, एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। होपफुली बच्चे आप समझ गए होंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण है, और चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है। चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी की अपेक्षा कम है। सही पता है, ये जो चंद्रमा का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी की अपेक्षा कम है। तो ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन तो सही है। क्या ये ऑप्शन सही है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो होती है अपकेंद्रीय बल के कारण होती है? नहीं। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ये यहाँ पे है, ये पृथ्वी की कक्षा है, और ये है पृथ्वी, और ये है हमारी चंद्रमा, ये है हमारी चंद्रमा, ये है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है यहाँ से अपने जो केंद्र से, यहाँ एक केंद्र से इधर को फोर्स लगा रही है, और चंद्रमा जो है इधर को फोर्स लगा रही है। और दोनों फोर्स जो होगा क्रिया प्रतिक्रिया फोर्स के कारण जो है दोनों फोर्स बराबर होगा। लेकिन चंद्रमा जो है, चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी से कम होता है, तो इस कारण जो है वो इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाने लगेगी। हालांकि दोनों केस में क्या है, बल पृथ्वी ने जितना लगा उतना चंद्रमा ने भी लगाया, लेकिन हुआ ये कि क्योंकि चंद्रमा का जो द्रव्यमान कम है तो इस कारण जो है वो इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाने लगे। तो ये चक्कर किस कारण लगाने लगे? क्योंकि इसके केंद्र से जो एक बल लग रहा है, तो केंद्र से जो बल लगता है उसे बोलते हैं अभिकेंद्र बल, ना कि अपकेंद्रीय बल। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। क्या कौन सा? ऑप्शन बी जो है वो सही है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी का भार की तुलना में क्या होगा? 6 गुना अधिक होगा, 1/6वां भाग होगा, 1/66वां भाग होगा, या 66 गुना अधिक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक होता है द्रव्यमान और एक होता है भार। तो भार क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है? आपको पता है जो भार होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है, और द्रव्यमान जो होता है वो द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, और भार जो है चेंज होता है। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान चेंज होता है? तो आपको कहेंगे नहीं, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। भार चेंज होता है, भार चेंज होता है। भार क्यों चेंज होता है? क्योंकि उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चेंज होता है। आपको पता है अगर पृथ्वी पे कोई चीज वस्तु है तो पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल जो अधिक है चंद्रमा की अपेक्षा, तो उस पर जो है भार अधिक होगा, और चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो उसका जो उस पे जो उस वस्तु का भार कम होगा। तो आपको ये फैक्ट के रूप में याद रखना है कि चंद्रमा पे अगर कोई वस्तु मान लो 60 किलो की है, मतलब कोई आदमी जो है 60 किलो का है, 60 किलो का है, ठीक है। कहाँ पे मान लो पृथ्वी पे कोई आदमी 60 किलो का है, कहाँ पे? अर्थ पे। तो वो चांद पे जाने के बाद कितने किलो का हो जाएगा? तो वो उसका 1/6 हो जाएगा। तो 60 का कितना होता है? 1/6, यानी वो 10 किलो का रह जाएगा। उसका जो वजन है वो 10 किलो का रह जाएगा। कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पे जिसका वजन 60 किलो है तो उसका अर्थ पे जाने के बाद मून पे जाने के बाद उसका वजन जो हो जाएगा वो 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि 1/6 वजन जो है घट जाता है। वजन घटने का कारण क्या है? क्योंकि वहां पे जो उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम होता है, 1/6 गुना कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/6 गुना। ठीक है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उपयुक्त में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है। इस सवाल में ये पूछ रहा है कि जो ये ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, इनमें किसमें जो है गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है। तो हम जानेंगे कि किन किन ऑप्शन में जो है गुरुत्वाकर्षण फोर्स लग रहा है। तो हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल क्या है? आपको पता है कि इस पृथ्वी पे हम सब लोग रह रहे हैं, तो क्यों रह पा रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही रह पा रहे हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो सब लोग जो है हवा में उड़ने लगेंगे। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है हम बंधे हुए हैं। ठीक है। अब है ऑप्शन 2 कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। आपको पता है पृथ्वी के चारों ओर कौन घूम रही है? चंद्रमा घूम रही है। क्यों घूम रही है? क्योंकि पृथ्वी से जो है एक फोर्स लग रही है,
अभिकेंद्र बल, उधर से भी एक फोर्स लग रहा है अभिकेंद्र बल, क्योंकि दोनों के द्रव्यमान में अंतर है इस कारण जो है पृथ्वी के वो चारों ओर घूम रही है, और ये जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यानी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। सूर्य के चारों ओर की गति, ग्रहों की गति, जैसे पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा घूम रही है, वैसे सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह घूम रहे हैं, तो वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। और ऑप्शन डी, सूर्य तथा चंद्रमा के कारण जो ज्वार भाटा आता है, ये भी क्या नाम है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, हम जो पृथ्वी के ऊपर हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगा रही है वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगा रही है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह जो चक्कर लगा रहे हैं वो भी जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है, और ज्वार भाटा जो आता है वो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही आता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यानी इसमें जो है ऑप्शन जो दी है वो इसका आंसर है। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर उसका शरीर जो है कम धंसता है, क्यों? ऑप्शन ए, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाता है, व्यक्ति का भार बढ़ जाता है। बल योग्य पृष्ठ क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाता है, बल योग्य क्षेत्रफल बढ़ता है परंतु व्यक्ति के भार में कमी होती है। ये कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई रेत में खड़ा है, तो जब वो रेत में खड़ा है तो वो धंस जाएगा, लेकिन अगर खड़े होने की जगह अगर वो लेट जाए तो वो कम धंसेगा। ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों हम जानेंगे कि दाब का क्षेत्रफल के कारण, दाब के कारण जानेंगे हम। जैसे ये, तो दाब का फॉर्मूला क्या है आपको पता है कि दाब के कारण ऐसा होता है, तो दाब बराबर होता है हमारा बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, जब आप खड़े हो तो आपके पैर ने थोड़ी सी जगह घेरी है, तो उस समय जो होता है क्षेत्रफल क्या होगा, वो कम होता है। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो दाब क्या है, दाब ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए आप नीचे ज्यादा धंस जाते हो। और जब आप लेट जाओगे तो आपका जो है क्षेत्रफल जो है बढ़ गया, क्योंकि आपने पूरा शरीर जो है लेट गया तो आप जमीन पे, तो क्षेत्रफल बढ़ गया। तो जब क्षेत्रफल बढ़ गया, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब कम हो जाएगा, तो आप कम धंसोगे। ठीक है, आप इसको ऐसे ही मान सकते हो, जैसे मान लो एक चाकू है, अगर चाकू की धारी मोटी हो तो क्या वो सब्जी को काट लेगा? नहीं काट पाएगा, क्योंकि जो उसका जो है क्षेत्रफल जो बड़ा हुआ है, तो क्षेत्रफल जब बड़ा है तो दाब क्या है, कम लगेगा। अगर उसकी धारी को पतला कर दिया जाए, यानी क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए, तो उस पर दाब अधिक हो जाएगा, और दाब अधिक हो जाएगा तो आराम से वो काट लेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति दोनों का भार जो है वो घट जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, द्रवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि किसी तरल यानी द्रव में डुबोए जाने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगता है। द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तु द्रव पर तैरती है। तीसरा है, द्रवों के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं एक एक करके। कह रहा है किसी तरल में डुबोए जाने पर सभी वस्तुओं पर उत्प्लावन बल लगता है। हाँ, बिल्कुल लगता है। आपने देखा होगा, आप जैसे मान लो एक बाल्टी पानी लेते हो आप, और उसमें अगर खाली बोतल को अगर नीचे डुबाओगे तो जैसे छोड़ोगे तो एकदम वो ऊपर को आ जाएगी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पानी भी जो है नीचे से ऊपर को एक फोर्स लगा रही है। तो पानी या कोई सा भी द्रव जो है वो एक ऊपर को फोर्स लगाती है, उसको हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन ए बी कट गया, ऑप्शन ए सी और डी हो सकते हैं। अब देखते हैं द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तु द्रव पर तैरती है। आपने देखा होगा कि पानी में जो है सुई को डालेंगे तो वो तो डूब जाती है, लेकिन अगर हम प्लास्टिक की बोतल डालेंगे तो वो नहीं डूबती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इसलिए नहीं डूबती है क्योंकि घनत्व के कारण नहीं डूबती है। ठीक है, क्योंकि जो लोहे का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, तो लोहे जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो क्या नाम है, डूब जाएगा पानी में। लेकिन जो प्लास्टिक का घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है। तो पानी के घनत्व से अगर कम घनत्व होगा या द्रव के घनत्व से कम घनत्व होगा तो वो उस पर तैरेगा, अगर उसका घनत्व ज्यादा होगा तो क्या नाम है, वो डूब जाएगा। तो लोहे का घनत्व जो है द्रव के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए वो डूब जाता है, और प्लास्टिक जो है उसका घनत्व कम होता है तो क्या नाम है, नहीं डूबता है। तो ऑप्शन जो बी है हमारा वो गलत है। तो हमारा ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब हमारा जो है ऑप्शन सी जो है ये बचा, इसको हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है,
ये देखिए इसका आंसर ही होगा 1 और 3। वैसे देख लेते हैं कि क्या कह रहा है थर्ड में। कह रहा है कि घनत्व को मापने के लिए किस मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, तो घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। किसने खोज की भाई? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की। दूसरा है, उन्होंने गणित की एक नई शाखा कैलकुलस की खोज की। थर्ड है कि उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। इस बच्चों को अगर इसमें थर्ड वाला पता है तो वो इसका आंसर दे सकते हैं। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किसकी है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो ये तीनों जो काम है वो किस व्यक्ति ने किया है या किस साइंटिस्ट ने किया है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज किसने की, गणित की एक नई शाखा कैलकुलस की खोज किसने की, और गति के जो है नियम किसने दिए? तो ये सब जो है हमारे न्यूटन भाई साहब ने दिए थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यूटन। इसका आंसर है ऑप्शन डी।